हेलो फ्रेंड। एनबीके जिस क्लास में आपका स्वागत है। किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप थोड़ी मेहनत करके अधिक अंक ला सकते हैं। अगर आपने इसकी तैयारी सही से की है तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना काफी कम होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक वर्ष का जो करंट अफेयर्स है उसको मंथ वाइज मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। इसी कड़ी में आज जो तीसरा सीरीज है, जो कि नवंबर 2021 का जो करंट अफेयर्स है उसका लगभग 25 क्वेश्चन, जो 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो पहला प्रश्न पे आते हैं कि त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन, जिसको ऑकस कहते हैं, का हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है उसमें क्वाड का एक सहयोगी के रूप में इसको देखा जा रहा है। निम्न में से कौन सा देश क्वाड में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे देख रहे हैं AUKUS। ऑकस में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, हो गया ये हो गया यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन, और ये यूएसए अमेरिका। तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जापान इसमें शामिल नहीं है। इसका आंसर बी होगा। निम्न में से कौन सी कमेटी या समिति डेटा संरक्षण फ्रेमवर्क पर निर्धारित है? तो यहाँ हम लोग देखते हैं जो BN कृष्णा समिति है वो डेटा संरक्षण फ्रेमवर्क पर आधारित है। इनका जो रिकमेंडेशन था वो था कि डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी का निर्माण करना तथा अपीलीय न्यायालय की स्थापना करना। इसका आंसर सी होगा। हाल ही में निम्न में से किस देश के द्वारा ILP मतलब इनर लाइन परमिट प्रणाली को खत्म करने की घोषणा की गई? तो इनर लाइन परमिट एक्चुअली होता क्या है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय क्षेत्र में जितने भी भारतीय पर्यटक जाते हैं उनको वहाँ पे एक ILP इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, क्योंकि वहाँ के सभ्यता एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए ये किया गया। हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो म्यांमार से होते हुए जितने भी स्टेट हैं, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम, ये चारों में इनर लाइन परमिट लेने की जरूरत है, ILP लेने की जरूरत है। इसके अलावा लद्दाख में भी पहले था, लेकिन अभी फिलहाल में ही लद्दाख में IL परमिट को समाप्त कर दिया है। बाकी नागालैंड, अरुणाचल हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम में अभी भी एक इनर लाइन परमिट प्रणाली चालू है। तो इसका आंसर होगा ए। गुड सैनिटेरियन योजना संबंधित किससे है? तो गुड सैनिटेरियन मतलब होता है कि परोपकारी। इसको अगर हिंदी देखा जाए तो इसका मतलब होता है परोपकारी व्यक्ति। तो ये जो स्कीम है गुड सैनिटेरियन योजना, इसमें सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए करता है। जो सड़क दुर्घटना में जो गोल्डन आवर होता है, दुर्घटना के एक घंटे का जो समय होता है उसमें वो लोग को सहयोग करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है। तो इसी के लिए गुड सैनिटेरियन योजना चलाई गई है। अब है कि 1 अक्टूबर 2021 को उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने सेक्रेट नामक पोर्टल स्टार्ट शुभारंभ किया। तो यह पोर्टल निम्न में से किस वर्ष समूह के व्यक्तियों के लिए संबंधित है? तो हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि जो 1 अक्टूबर है वो सीनियर सिटीजन दिवस मनाया जाता है, वरिष्ठ नागरिक दिवस। इससे भी आप इसको आंसर दे सकते हैं। साथ साथ जो सेक्रेड है इसका जो फुल फॉर्म होता है सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। तो ये वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित है, सीनियर सिटीजन से संबंधित है। इसका आंसर सी होगा। भारत के किस राज्य में मालदंड सूर्य मंदिर स्थित है? तो ये जो मालदंड सूर्य मंदिर स्थित है वो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में है। अनंतनाग जिले में है। तो इसका आंसर होगा डी। इसको थोड़ा आप लोग याद रखिए। 52वें संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था, इसके माध्यम से संविधान के किस अनुसूची में दल बदल कानून को शामिल किया गया है? तो ये जो दल बदल कानून को शामिल किया वो 10वीं अनुसूची में है। इसके तहत है कि अनुच्छेद 102 का 2 में संसद सदस्यों के लिए तथा अनुच्छेद 191 2 में विधानसभा के सदस्यों के लिए दल बदल कानून को लागू किया गया है। तो इसका आंसर होगा सी। अब है कि वैश्विक भूख सूचकांक, ग्लोबल हंगर जो इंडिकेटर 2021 में है, 116 देशों को शामिल किया गया। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो जो भारत का स्थान है वो 101वां है, 101 है।
इसमें जो देख, इसमें जो चार सूचकांक मेनली होता है, चार इंडिकेटर होता है, उसमें होता है अल्पपोषण, मतलब न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर। ये चार इंडिकेटर है जिसपे कि वैश्विक भूख सूचकांक लागू किया जाता है। तो इसमें इंडिया का जो पोजीशन है वो 101 101 है। अब हाल ही में कुरुप्पल कर्मकारी पेंटिंग, कुरुप्पम कर्मकारी कर्मकारी पेंटिंग तथा कल्लाकुरुचि की लकड़ी की नक्काशी को जीआई जो अफ्रीकन इंडिकेटर का दर्जा दिया गया। इसका संबंध किस स्टेट से है? तो इसका संबंध जो है वो तमिलनाडु से। इसका आंसर ए होगा। अब है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है निम्न में से किसके द्वारा, इस अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। तो ये है आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। हाल ही में लूखा नदी को पुनर्जीवित किया गया है। यह भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो जो लूखा नदी है ये भारत के मेघालय राज्य से संबंधित है। यहाँ पे जो पूर्वी जयंतिया जो पहाड़ी है उसके दक्षिणी भाग से होकर ये प्रवाहित होती है, पूर्वी जयंतिया पहाड़ी के दक्षिणी भाग से। अब है कि ग्लोबल टाइगर फोरम बाघ की 5 उप प्रजातियों को संरक्षण करने के लिए प्रयासरत है। इस फोरम में कुल कितने सदस्य हैं? तो जो ग्लोबल टाइगर फोरम है जीटीएफ, इसमें कुल 13 सदस्य हैं, केवल 13 देश शामिल हैं। अब है कि भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वृक्षावरण और वनावरण, आप लोग ध्यान रखिएगा, एक फॉरेस्ट वन होता है, एक वृक्ष होता है। तो यहाँ पे पूछा जाए सबसे अधिक वृक्ष वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जो वृक्ष वाला राज्य है वो महाराष्ट्र है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 10806 वर्ग किलोमीटर में है। उसके बाद मध्य प्रदेश का पोजीशन आता है 8339 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद राजस्थान का पोजीशन आता है 8112। उसके बाद जम्मू कश्मीर का 7944 आता है। लेकिन आप लोग कंफ्यूजन नहीं होइएगा, एक वृक्षावरण नहीं बल्कि एक वृक्षावरण है, मतलब जहाँ वृक्ष सबसे अधिक पाया जाता है। सबसे जो अधिक वन पाया जाता है वो है एमपी, मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। अभी टोटल इंडिया में देखा जाए तो टोटल जो वनावरण है, जहां वन टोटल पाया जाता है वो है 21.67%। तो टोटल वृक्ष पाया जाता है इसको वृक्षावरण कहते हैं, ये है 2.89। तो टोटल ओवरऑल जो परसेंटेज है इंडिया का वो है 24.56, मतलब इसमें वृक्षावरण तथा वनावरण दोनों शामिल है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, सबसे अधिक जो वृक्ष पाया जाता है वो महाराष्ट्र में है। इसका आंसर ए होगा। अब है नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तो ये मोहाली में अवस्थित है, पंजाब के मोहाली में। निम्न में से किस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की गई है? तो हम लोग देखते हैं जो क्लास 8 के जो विद्यार्थी होते हैं उसके लिए जो मध्याह्न भोजन मिड डे मील का जो आयोजन किया जाता है स्कूलों में, उसी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की गई है। अब है कि पीएम मित्र पार्क निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो पीएम मित्र पार्क योजना है वो टेक्सटाइल क्षेत्र में जो विनिर्माण के क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए, टेक्सटाइल क्षेत्र का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसको प्रोत्साहित करने के लिए पीएम मित्र पार्क योजना चलाई गई है। अब है कि वर्तमान में किस अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए भारत को आमंत्रित किया गया है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की जो स्थापना हुई थी वो 1974 में हुई थी। इसमें 30 सदस्य हैं तथा 8 सहयोगी सदस्य हैं। तो अभी वर्तमान में ये इंडिया सहयोगी सदस्य के रूप में है, ना कि पूर्णकालिक सदस्य के रूप में। तो इसी को सहयोगी सदस्य पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा इनको आमंत्रित किया गया है। इसका जो मुख्यालय है आप लोग याद रखिए, इसका पेरिस में है। अब साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 का, कि नोबेल पुरस्कार एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं।
तो हम यहाँ पे 6 नोबेल पुरस्कार की चर्चा कर रहे हैं, उसको आप लोग याद रखिए, किसी भी एग्जाम में इसको पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसके दिया गया? तो अब्दुल रज्जाक गुन्नाहार जो तंजानिया के लेखक हैं, तंजानिया का लेखक है, उनके द्वारा किया गया, जिसमें भी शरणार्थी को जो समस्या है उनको बड़ी बहुत करुणामय तरीके से उनके द्वारा चित्रण किया गया है। इसी के लिए उनको अब्दुल रज्जाक गुन्नाहार को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब है कि शांति का नोबेल पुरस्कार, नोबेल का शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये हम लोग देखते हैं कि जो फिलीपींस के हैं मारिया रेसा तथा रूस के हैं दिमित्री मुराटोव, इन दोनों को मिला के ही नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। तो इसका होगा आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। यह है अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा के लिए इन दोनों को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। अब है कि रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है वो देखिए, क्वेश्चन दो तरीके से आ सकते हैं नोबेल पुरस्कार से, किन व्यक्तियों को दिया गया और किस क्षेत्र के लिए दिया गया है। तो दो व्यक्ति के नाम पे हमने चर्चा की है, यहाँ पे भी हमने व्यक्ति की चर्चा की है, लेकिन उसका किस एरिया में उनको दिया गया वो भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मन है, तथा WC मैकमिलन किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए इस दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो एस्मेटिक ऑर्गेनो कैटालाइसिस जो है इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसमें हम लोग देखते हैं कि दवाओं के क्षेत्र में, दवाओं को जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उस क्षेत्र में रिसर्च के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2021, जिसमें कि हम लोग यहाँ देखते हैं कि स्कूलो मनाबे, क्लॉज हेजलमन तथा जो जॉर्जी पेरिसी को दिया गया है, वो निम्न में से किस क्षेत्र के लिए इसमें यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो दिया गया यहाँ पे है कि पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने तथा वैश्विक तापमान की विश्वसनीय भविष्य के लिए ही इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है फिजिक्स के सेंस में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार डेविड कार्ड, जोस्का डी इंग्रियंट एंड गुड्डो W इम्बस को दिया गया है, वो किस क्षेत्र में इनको योगदान के लिए दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो इकोनॉमिक के सेंस में जो दिया गया है वो प्राकृतिक प्रकोप संकास, नेचुरल एक्सपेरिमेंट अप्रोच के लिए इनको दिया गया है इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार। अब एक ठीक मेडिसिन के सेंस में, चिकित्सा के सेंस में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो डेविड जूलियस और आर्डेम पेटापुटियन को दिया गया है। वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनको योगदान के लिए वो दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तापमान और स्पर्श के लिए ग्राही जो रिसेप्टर फॉर द टेम्परेचर टच के लिए इनको दिया गया है। तो आप लोग इसको 5-6 है, इसको आप लोग भली बात ही याद रखिए कि नोबेल शांति मतलब नोबेल पुरस्कार जो दिया गया वो किन व्यक्तियों के लिए दिया गया और किस क्षेत्र के लिए दिया गया है, किस क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया। तो इससे आप आंसर काफ़ी ठीक कर सकते हैं। अब कि हाल ही में लटौर आम को GI टैग दिया गया है, इसका संबंध निम्न में से किस स्टेट का है। तो उत्तर प्रदेश का जो बागपत जिला है, बागपत जिले में ही रटौल आम का उपज होता है, इसलिए इसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। अब है कि निम्न में से किस राज्य के द्वारा सभी जो कामकाजी गैर कामकाजी जो माताएं हैं, यहाँ पे कामकाजी छूट गया है, गैर कामकाजी जो काम माताएं नहीं करते हैं उनको सीधे उनके बैंक खाते में 20,000 रुपया प्रदान करने के लिए आमा योजना स्टार्ट की गई है। इसका संबंध किस राज्य से है। तो ये है सिक्किम। सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा ही सब जितने भी गैर कामकाजी माताएं हैं उनके बैंक खाता में सीधे 20,000 रुपया ट्रांसफर किया जा रहा है आमा योजना के तहत। तो मैं समझता हूँ ये नवंबर माह का जो 25 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी नवंबर माह में काफ़ी करंट अफेयर्स है जिसको कि आपको देखने की आवश्यकता है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। अभी तक आपने बेल बटन को क्लिक नहीं किया तो कृपया क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जो भी मैं
वीडियो अपलोड करूंगा उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।